दोस्तों आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस में सबसे बड़े व्यक्ति जिसका नाम सामने आया वे थे अमित शाह। जी हाँ, तत्कालीन गृह मंत्री। यही वह केस है जिसकी वजह से अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। इसके साथ इस केस में 35 आरोपी थे, जिसमें अधिकतर आईपीएस अधिकारी, राजनेता और राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया, गुजरात के उस समय के गृह मंत्री अमित शाह को आरोपी करार दिया गया था। इस केस की वजह से इन सब के साथ तमाम इस केस से जुड़े व्यक्तियों को जेल जाना पड़ा था। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर केस था, जिसमें सबसे अधिक हाई प्रोफाइल पर्सन्स के नाम शामिल थे। इस केस में आरोपी जो भी व्यक्ति थे, इन पर अदालत द्वारा फेक इनकाउंटर, मर्डर, किडनैपिंग के चार्ज लगाए गए थे। दोस्तों आज हम इसी हाई प्रोफाइल केस के बारे में बात करेंगे जो सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी तथ्य बताए जाएंगे वह सीबीआई की चार्जशीट से ली गई है। दोस्तों स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। मेरा नाम है सुनील। सोहराबुद्दीन राजस्थान के उज्जैन का रहने वाला था। ये बड़े व्यापारियों से पैसे उगाही का काम करता था, एक प्रकार से प्रोटेक्शन मनी का। पैसा वसूली ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात के मार्बल व्यापारियों से ये करता था। वहीं सोहराबुद्दीन के दो उसके खास साथी थे, जिसमें एक तुलसी प्रजापति था और दूसरा सिल्वेस्टर। ये सभी व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी वसूल करते थे और धीरे धीरे पैसे की रकम को बढ़ाते जा रहे थे। एक दिन राजस्थान के सबसे बड़े मार्बल व्यापारी आरके मार्बल्स के मालिक विमन पाटनी से कई करोड़ की उगाही की। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस इन व्यापारियों का क्यों साथ नहीं दे पा रही थी। क्या ऐसे सीन जो आपने पिक्चर में देखे थे हकीकत में होते हैं? जी हाँ, इस केस में ऐसे ही कुछ आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि सोहराबुद्दीन का इतना ऊंचा उठने पर और पुलिस द्वारा ना पकड़े जाने के पीछे की वजह सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जो बताई थी वह यह थी कि राजस्थान क्राइम ब्रांच के डीसीपी अभय जुड़ासना का सोहराबुद्दीन का ऊपर उठाने में हाथ था। अभय जुड़ासना को यह जानकारी होती थी कि किस व्यापारी से सोहराबुद्दीन पैसे ले रहा है और किससे पैसे लेने जा रहा है। उसके बाद कुछ पैसे कमीशन के तौर पर इन अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से भी ले लिया जाता था। दोस्तों अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। आरके मार्बल के मालिक विमन पाटनी से पैसा लेने के बाद सोहराबुद्दीन के बढ़ते आतंक को देखकर मार्बल व्यापारियों का जो ग्रुप था उस समय के राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया के पास जाते हैं और उनसे सोहराबुद्दीन की शिकायत करते हैं। उसके बाद अपनी पहचान के चलते अमित शाह, जो कि उस समय के गुजरात के गृह मंत्री थे, उनको भी शिकायत करते हैं क्योंकि यह व्यापारी गुजरात और राजस्थान के थे। अमित शाह दोस्तों इस केस को उस समय के गुजरात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजी वंजारा को सौंपते हैं। डीजी वंजारा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और वे उस समय गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस को लीड कर रहे थे। डीजी वंजारा ने अमित शाह को ये बताया कि सोहराबुद्दीन के खिलाफ गुजरात में कोई केस नहीं है, जिसकी वजह से हम उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे राज्य की सीमा से बाहर है। दोस्तों यहाँ आपको यह बता दूं कि राज्य की पुलिस सिर्फ उस राज्य में कार्रवाई कर सकती है जिस राज्य की वह है। दूसरे राज्य में वे उस राज्य की सहमति के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकती। डीजी वंजारा ने अमित शाह को कहा कि यदि सोहराबुद्दीन के खिलाफ गुजरात में यदि कोई केस दर्ज हो जाए तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर इस तरह से सोहराबुद्दीन का फेक इनकाउंटर की प्लानिंग बनाने का काम शुरू किया गया और यहाँ से शुरू होती है इस फेक इनकाउंटर की कहानी। डीजी वंजारा और अभय जुड़ासना ने साथ मिलकर यानी गुजरात और राजस्थान की टीम ने मिलकर इसे प्लान बनाया कि सोहराबुद्दीन को एक सुपारी दी जाएगी। अभय जुड़ासना के कहने पर अहमदाबाद का एक व्यापारी है रमन पटेल, उससे पैसे की वसूली करनी है और जब वो पैसे की वसूली करने सोहराबुद्दीन जाएगा तो वहीं उसका इनकाउंटर कर देंगे। सोहराबुद्दीन को प्लान के तहत ऐसे करने को कहा गया, परंतु इस बार वह खुद न जाकर जो अपने खास साथी थे तुलसी प्रजापति और सिल्वेस्टर को पैसे की रकम को लेने के लिए भेज देता है। तुलसी प्रजापति और सिल्वेस्टर पैसा लेने के लिए रमन पटेल के पास जाते हैं और डर के मारे उस पर फायरिंग कर देते हैं और आसपास भी फायरिंग कर देते हैं। पुलिस की टीम मौके वारदात पे होती है तो वो इन्हें पकड़ लेती है
तो इस तरह से दोस्तों पहली बार गुजरात में इन दोनों की पकड़े जाने से जो गवाही दी गई उसमें सोहराबुद्दीन का नाम सामने आया और अब गुजरात पुलिस के रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया और अब एटीएस काम शुरू कर देती है सोहराबुद्दीन को पकड़ने का। अब गुजरात पुलिस सोहराबुद्दीन को पकड़ने के लिए तुलसी प्रजापति को मोहरा बनाती है। उसको मुखबर के तौर पर जेल से छोड़ दिया जाता है ताकि वे सोहराबुद्दीन को पकड़ने में मदद करें। परंतु कुछ समय के बाद सोहराबुद्दीन को इस साजिश का पता चल जाता है और वह राजस्थान से भागकर हैदराबाद में छुप जाता है। परंतु तुलसी प्रजापति पुलिस को यह बताता है कि 22 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन हैदराबाद से अपनी पत्नी कौसर बी के साथ महाराष्ट्र के संगोली जा रहा है। 23 नवंबर 2005 डीजी वंजारा की टीम ने बस से सोहराबुद्दीन को पकड़ लिया। कौसर बी ने इसका विरोध किया, इसलिए पुलिस की टीम ने कौसर बी को भी पकड़कर डीसा फार्म हाउस, जो कि अहमदाबाद के नज़दीक था और डीजी वंजारा का पैतृक गांव था, वहां पर बंदी बनाकर तीनों को रख लिया। 26 नवंबर 2005 सुबह उदयपुर के डीसीपी दिनेश एमएन ने फेक इनकाउंटर कैसे करना है इसकी प्लानिंग की। दोस्तों यहाँ गुजरात और राजस्थान की पुलिस साथ मिलकर काम कर रही थी। प्लानिंग के तहत राजस्थान के एक पुलिस अधिकारी को बाइक से एक्सीडेंट की तैयारी करवाई जाती है और बाद में सोहराबुद्दीन को चलती गाड़ी से फेंका जाता है ताकि लगे कि पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश की थी और उसी के बीच इनकाउंटर में सोहराबुद्दीन मारा गया और इस प्लान को अंजाम दिया जाता है और सोहराबुद्दीन को 8 गोली मारी जाती है। सोहराबुद्दीन की मृत्यु मौका वारदात पर हो जाती है। अब पुलिस का ये जो फेक इनकाउंटर था ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब पुलिस को ये डर लगने लगा कि ये इनकाउंटर फेक है, इसका पता कौसर बी को है क्योंकि सोहराबुद्दीन को पुलिस खुद लेकर गई थी। अब कौसर बी अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए कौसर बी को भी मार कर जला दिया गया और तुलसी प्रजापति को इनकाउंटर का गवाह बना दिया गया। 1 महीने बाद जब मामले ने तूल पकड़ी तो इस केस की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई और जो इसमें बड़े बड़े अधिकारी थे उनके नाम धीरे धीरे करके सामने आने लगे और ये सवाल उठाया गया कि कौसर बी कहाँ है, किधर है, क्या पुलिस ने भी तो इनका इनकाउंटर नहीं कर दिया। इस तरीके के सवाल तमाम उठने लगे। इस मामले पर हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से सबकी नज़रें टिकी हुई थी क्योंकि अधिकारियों के नाम खुलने लग गए थे। पुलिस की नाकामयाबी को देखते हुए इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब फिर से मामला आग की लपटों की तरह फैलता जा रहा था, जिसको देखकर इस केस से जुड़े अधिकारियों ने फैसला किया कि इस केस से जुड़े अंतिम व्यक्ति तुलसी प्रजापति को भी रास्ते से हटाया जाए ताकि कोई सबूत ना रह जाए। पुलिस को डर यह था कि अब तक केस क्राइम ब्रांच के पास है मगर ये केस सीबीआई के पास ना चला जाए। सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी जबकि गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। इस केस में एक पॉलिटिकल एंगल यह भी था। अब पुलिस ने सीताराम प्रजापति को रास्ते से हटाने के लिए 26 दिसंबर 2005 बांसखाटा में बुलाकर उसका भी इनकाउंटर कर दिया और यह कहा कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागते हुए इसका इनकाउंटर किया गया है। दोस्तों आपने देखा एक मर्डर को छुपाने के लिए 2 और हत्याओं को अंजाम दिया गया। दोस्तों इन तीनों की मृत्यु होने के बाद सवाल ये उठा कि कौसर बी कहाँ है, उसका भी तो इनकाउंटर तो नहीं हो गया। फिर से ये सवाल सामने आया। अब सोहराबुद्दीन के भाई रुवाबुद्दीन ने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो अब सभी हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम धीरे धीरे करके सामने आने लग गए। जुलाई 2010 में अमित शाह ने पद से इस्तीफा दिया और खुद को सरेंडर कर दिया। अमित शाह को अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। दोस्तों यहाँ पर अमित शाह को एक तरीके से दोषी पाया गया। अमित शाह पर किडनैपिंग, मर्डर, सबूत मिटाने, साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अमित शाह 3 महीने जेल में रहे और 3 महीने जेल में रहने के बाद अमित शाह को जमानत दे दी गई, परंतु शर्त यह रखी गई कि आप गुजरात में नहीं रह सकेंगे। तो 2 साल उन्होंने मुंबई और दिल्ली में रहकर बिताए और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर गुजरात में चुनाव लड़ा और जीता। इसी दौरान 35 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिससे डीजी वंजारा, कांस्टेबल, आईपीएस अधिकारी, मंत्री शामिल थे।
इस केस के बारे में कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि सबसे पहला, जज बदला नहीं जाएगा। दूसरा, केस की सुनवाई गुजरात के बाहर होगी। परंतु हुआ इस फैसले के बिल्कुल उल्टा। इस केस के पहले जज थे जस्टिस उत्पत। इनको केस की सुनवाई के दौरान हटा दिया गया क्योंकि यह जज जो थे वे दबाव बना रहे थे कि सुनवाई तेजी से की जाए और कह रहे थे अमित शाह पेश क्यों नहीं किया गया है, केस की सुनवाई स्लो क्यों हो रही है, सीबीआई अपना काम जल्दी क्यों नहीं कर रही है, अमित शाह को जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश किया जाए और इनका एक तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इस केस में दूसरे जज की नियुक्ति होती है और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि जज किसी भी हालत में बदला नहीं जाएगा, परंतु यहाँ पर दूसरे जज की नियुक्ति होती है जस्टिस रावती देवी। इन्होंने भी सेम पर्सन यही किया, इनका भी तबादला कर दिया। फिर दोस्तों तीसरा इस केस में जज की जो नियुक्ति होती है वह होती है ब्रिजगोपाल हरिकृष्ण लोया की। इन्होंने भी सीबीआई को लतेड़ा कि कागज़ पूरे क्यों नहीं हैं, सीबीआई अपना काम सही से क्यों नहीं कर रही है, सीबीआई काम में ढील क्यों दे रही है, अमित शाह को अदालत में अब तक क्यों नहीं पेश किया गया है। जस्टिस लोया ने कहा 15 दिसंबर 2014 तक अमित शाह को हर हाल में कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसी दौरान जस्टिस लोया को अपने दोस्त स्वप्ना जोशी की बेटी की शादी में नागपुर जाना पड़ता है, जहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, मगर डॉक्टर मृत्यु का कारण जो है उसे हार्ट अटैक को बताते हैं। अब जज की मृत्यु से ये केस और भी सवाल के घेरे के अंदर आ जाता है। सबसे पहले जो उंगली उठती है वो अमित शाह पर उठती है क्योंकि उन्हीं की केस की सुनवाई होने वाली होती है। इस केस में एक नया मोड़ तब आता है जब जस्टिस लोया के परिवार वाले बताते हैं कि मृत्यु की सूचना उनको सुबह 5 बजे मिल गई थी, मगर डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु का जो समय है वो 6:15 सुबह का लिखा हुआ है। जैसे ही ये सुर्खियों में आती है तो इस घटना के बाद सबका ध्यान अमित शाह पर जाता है क्योंकि वही इस केस का सबसे बड़ा नाम था और इस केस का फैसला लोया को करना था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सीधा उंगलियां किसके तरफ उठाई जा रही है। इस केस में चौथे जज की नियुक्ति होती है। अमित शाह को इस बार की सुनवाई में रिहा कर दिया जाता है। जज द्वारा ये फैसला दिया जाता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है। बाकी जो बड़े अधिकारी थे वे भी जमानत पर धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। 2016 में डीजी वंजारा को भी रिहा कर दिया जाता है और बाद में उनका जो प्रमोशन होता है वो और भी बड़े पोस्ट के लिए किया जाता है। अगस्त 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस पर अपना फैसला सुनाती है और बाकी बड़े अधिकारियों को रिहा करना शुरू कर देती है। बाकी जो छोटे अधिकारी इस केस से जुड़े हुए थे जैसे कांस्टेबल, ड्राइवर, कमांडो, इनको रिहा नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि अदालत के निर्णय में इनको ही फेक इनकाउंटर का दोषी माना जाता है, या बोलें तो माना गया। बड़े अफसरों को कोर्ट ने कहा सबूत न होने के कारण इनको रिहा किया जाता है। इस केस के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई। सीबीआई ने जैसे कहा कि ये मर्डर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। सोहराबुद्दीन के भाई रुआबुद्दीन को इस केस में काफ़ी धमकियां मिली, जिसके चलते उन्होंने इस केस से अपने को साइड कर लिया। इस केस की छींटें सीबीआई पर भी जाकर पड़ी और सीबीआई को एक कमज़ोर संस्था माना गया जो कि शक्तिशाली के आगे गुलाम की तरह बिहेव करती है। इस केस के अंदर ऊंचे पदों पर जो अधिकारी हैं उनकी शक्ति के बारे में पता चलता है, क्योंकि सभी जो बड़े अधिकारी हैं उनको कोर्ट द्वारा एक तरीके से छोड़ दिया जा रहा है और जो छोटे अधिकारी हैं वो अभी भी गिरफ्त में हैं और इन्हीं को दोषी करार दिया गया है। तो दोस्तों ये थी सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस की कहानी, जो आखिरकार सिद्ध हो गई कि ये एक प्रकार से फेक इनकाउंटर था। दोस्तों यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो न्याय व्यवस्था है उसकी पावर के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये अपने समय का बहुचर्चित केस था जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो दोस्तों ये थी सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर की कहानी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।